जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, सपनों की चिंगारी को वही हवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी एलाइड सर्विसेज 2024 थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी से आज हम अपने 20 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं एचपी एलाइड सर्विसेज 2024 में किस तरह के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थ्रू एमसीक्यूज़ जो है वो तैयारी करते हैं। तो 20 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में से पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ लेनी है और फिर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पर्सुएंट टू रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है दोस्तों, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज़ वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आपको बताना है ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक एंड दो, एक दो एंड चार, तीन और चार और तीन ओनली। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है। पहली जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। परजुएंट टू रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो बना था 1971 का, वो पास किया गया था। और दूसरी जो बात है ये भी दोस्तों सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व। तीसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नहीं दोस्तों, ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत जो है वो डिफाइन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिफाइन नहीं करता है। और चौथी जो स्टेटमेंट है दोस्तों, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज़ वेस्टेड विद पावर्स टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है में लॉज बनाने की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर लॉ बनाने की भी इसके पास पावर है। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, एक दो एंड चार है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट्स आपको एक बार फिर से पढ़ लेनी है। A bill amending constitution require a prior recommendation of President of India. When a constitution amendment bill is presented to President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. A constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली जो स्टेटमेंट है आपकी वो गलत है दोस्तों। अ बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन इसमें नहीं ज़रूरी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज़ प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर असेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है वो बिल्कुल ठीक बात है। प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उसके पास आए। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाई बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये पास होना चाहिए और जॉइंट सीटिंग का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। ये भी आपकी बात ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, 2 एंड 3 जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो एक्सक्लूसिव पावर्स इनमें से क्या हैं लोकसभा की। रेटिफाई करना डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को, पास करना मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इम्पीच करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसमें से एक्सक्लूसिव पावर यानी कि जो सिर्फ लोकसभा के पास है, ये इसमें से क्या है आपको बताना है। रेटिफाई करना डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, पास करना मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इम्पीच करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सही स्टेटमेंट जो है वो इसमें सिर्फ आपकी ये वाली है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ला सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, ये एक्सक्लूसिव पावर है इनके पास। बाकी रेटिफाई करना डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को और इम्पीच करना प्रेसिडेंट को, ये जो प्रोसेस है ये राज्यसभा में भी चलाई जा सकती है। तो इसमें कोई भी एक्सक्लूसिविटी नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ लोकसभा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 4 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, आपको बताना है कि जो लॉ है वो स्पेसिफाई करता है नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। और दूसरी जो स्टेटमेंट है, द लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। तो आपको दोस्तों बताना है इनमें से सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। सही आंसर पे इसके बात करें दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन टू ओनली जो है वो इसका सही आंसर है। ये जो है इसका सही आंसर है कि जो लॉ है वो नहीं प्रोवाइड करता एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन केस। ऐसी कोई यहाँ पर समय सीमा जो है वो नहीं दी गई है। और पहली जो स्टेटमेंट है, लॉ स्पेसिफाइज नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ, तो ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिफेक्शन केस डिसाइड करने की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर अब बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। यदि किसी पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल में लाया जाए तो आपको बताना है कि उस पर क्या जो प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। This would create a local self-governing body in the area. This would convert that area into a union territory. The state having such area would be declared a special category state. इसमें से क्या जो है वो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा 5th शेड्यूल का, आपको बताना था यहाँ पर। सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है वो प्रिवेंट करेगा ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ये जो है वो 5th शेड्यूल का जो है वो प्रभाव इस पर पड़ेगा। यदि किसी एरिया पर ये जो 5th शेड्यूल है ये लागू हो जाए तो वहाँ पर जो है वो ट्राइबल लोगों की जो लैंड होती है वो नॉन ट्राइबल लोग जो है वो नहीं खरीद सकते, ट्रांसफ़र उनको नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meeting of Parliament of India। और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। तो सही स्टेटमेंट इसमें से क्या है दोस्तों, आपको बताना है। पहला है वन ओनली, दूसरा है टू ओनली, तीसरा है वन एंड टू, और चौथा जो है वो नीदर वन नॉर टू। सही आंसर है दोस्तों आपका इसका ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है वो अलाउ किया जाता है पार्टिसिपेट करने में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग में, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है ये जो है वो यहाँ पर नहीं है, और ये जो है वो यहाँ पर इसलिए गलत हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन, ये भी वो दोस्तों बात गलत है। इसको जो है वो टेन्योर की सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है, इसीलिए जो है वो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है। गवर्नमेंट के रिज़ाइन करने के साथ इसको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो क्या वायलेट करता है इनमें से। राइट टू इक्वलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। इनमें से क्या जो है वो वायलेट करता है। तो 7वें का जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है वो ये वायलेट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शेड्यूल आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वो ये दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको। और ये जो है वो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो लागू नहीं होते, यानी कि इनके लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर। कौन जो है वो लिबर्टी का सेफ गार्ड करता है लिबरल डेमोक्रेसी में, आपको बताना था। और एक ईजी सा क्वेश्चन आपके लिए ये है
इसका सही आंसर ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। जी हाँ दोस्तों, जो सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव के पास अपनी अलग पावर्स हैं, जुडिशरी के पास अपनी अलग पावर्स हैं और लेजिस्लेचर के पास अलग पावर्स हैं। तो सभी को जो है वो एक अलग रोल दिया हुआ है, उसी की वजह से जो है वो ये जो है वो बेस्ट सेफ गार्ड है इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, ये फैक्टर यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज़ एन इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज़ फेडरल इन नेचर। तो इनमें से क्या फीचर है जो बताता है कि फेडरल है कैरेक्टर जो इंडियन पॉलिटी है उसका। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, या फिर यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज, और द फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इनमें से क्या जो है वो आंसर ही होगा इसका। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहाँ पर सेफ गार्ड की जाती है, और ये जो है वो एक इसेंशियल फीचर है जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो इंडियन पॉलिटी है ये फेडरल है कैरेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट को जो है वो क्या डिफाइन करता है, ये आपको बताना है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing an organized government, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। ऑप्शन सी है आपके पास दोस्तों, a number of a person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government। और ऑप्शन डी है दोस्तों, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इनमें से क्या जो है वो बेस्ट डिफाइन करता है स्टेट को। सही आंसर है दोस्तों आपका इसका ऑप्शन ए, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन जो परमानेंटली ऑक्यूपाई करती है डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट जो है एक्सटर्नल कंट्रोल से, और पोजेस करती है एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। ये जो है वो चीज़ सबसे बेस्ट यहाँ पर डिफाइन करती है स्टेट को। तो आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। आपको बताना है लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है दोस्तों आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 44। सही आंसर दोस्तों इसका है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 14। जी हाँ दोस्तों, लेजिस्लेशन जो कन्फर करता है एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे वायलेट करता है। ये कौन सा लॉ ये करता है, आर्टिकल 14 को वायलेट। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको बताना है राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा। तो राज्यसभा के पास इक्वल पावर किस में है, मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर मेकिंग कट मोशन। राज्यसभा के पास इक्वल पावर कहाँ पर आती है, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है वो इक्वल पावर यहाँ पर राज्यसभा भी रखती है लोकसभा से। और जैसे कि आपको पता है मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जो है वो एक्सक्लूसिव पावर में आता है राज्यसभा की। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर बात कर लेते हैं दोस्तों। अब इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द 7th शेड्यूल या फिर द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ये कौन जो है वो इसको एंजॉइन करता है। तो सही आंसर पे बात करते हैं दोस्तों, इसकी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इसको जो है वो एंजॉइन करता है।
ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं दोस्तों। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय ए डेफिनेशन इज़ अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट। तो आपको बताना था यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ये होती है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखती है। और लिमिट कौन करता है इनको, गवर्नमेंट को लिमिट करता है दोस्तों इसको फंडामेंटल रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जिनके थ्रू जो है वो आम जनता को भी जो है वो एक पावर दी हुई है। तो अगले क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, या फिर द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिफाइन करती है, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ये आपको दोस्तों पता ही होगा, गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, और इसे जो है वो हटाया भी जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप आ जाते हैं दोस्तों। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। और ये आपको बताना है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए इसमें से सही जो स्टेटमेंट है वो क्या है। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर ये है एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी को जो है वो क्या डिफाइन करता है, ये एक एजेंसी है पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ब्यूरोक्रेसी को ये स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं दोस्तों। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन है, आपको बताना है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पर इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और ना ही इसका कोई लीगल इफेक्ट है। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका सेम लीगल इफेक्ट है एज एनी अदर पार्ट, या फिर ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट इसका लीगल इफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली अदर पार्ट के नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही जो आंसर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि ये जो प्रियम्बल है दोस्तों ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंटली जो है इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है ऑन अदर पार्ट्स। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। आपको स्टेटमेंट्स एक बार फिर से पढ़ लेनी है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन of the parliament at such a place as he think fit. The constitution of India provide for 3 session of parliament in a year but it is not mandatory to conduct all 3 session, या फिर there is no minimum number of days that parliament is required to meet in a year। सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, एक ओनली, दो ओनली, दो एंड तीन, या फिर एक एंड तीन। सही आंसर दोस्तों इसकी बात कर लें, सही स्टेटमेंट की बात कर लें। पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन, नहीं दोस्तों ये जो है वो बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो जो है वो समन कर सकता है सेशन को। साथ ही साथ दोस्तों दूसरे बात कर लें यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन, ये बात बिल्कुल सही है, नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन, और नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, ये भी बात सही है। तो 2 एंड 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं दोस्तों। 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सही बयान इनमें से कौन सा है। 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन टू ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था 99th अमेंडमेंट कि ये वायलेटिव है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। सही स्टेटमेंट एक ओनली, दो ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 and 2। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी,
जी हाँ, दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन किया था 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और क्या कारण था इसका? वायलेटिव है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात की गई है 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इसने आर्टिकल प्लेस किया था कि इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू रखा था। ये 39th अमेंडमेंट से हुआ था दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। 44th नहीं, 39th अमेंडमेंट जो है वो इसका सही आंसर होगा। और सही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 2 ओनली, दूसरी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे अंतिम क्वेश्चन पे, इंडियन पॉलिटी के। आपको बताना है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज cannot act as prohibition or limitation on constitutional power under Article 142. It could mean which one of the following? The decision taken by Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. The Supreme Court of India is not constrained in exercise of its power by laws made by the Parliament. In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare a financial emergency without counsel from cabinet. या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर विदाउट कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो ये सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। आर्टिकल 142 में जो प्रोहिबिशन है, लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे, ये क्या इनमें से मीन कर सकता है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसीलिए इसे जो है वो कोई कंस्ट्रेनमेंट नहीं होती है इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की हमारी वीडियोस। क्वेश्चन थोड़े से अप रखे थे हमने, आज लेवल थोड़ा सा बढ़ाया था आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है, एचएस का एग्ज़ाम है, यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो अब थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा टफ आ रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अब यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे। तो हमारी कोशिश जो है वो यहाँ पर यही थी कि आपको आज थोड़ा सा घुमा फिरा कर थोड़ा सा स्टेटमेंट्स वाले जो है वो क्वेश्चन दिए जाएं, ताकि आपका भी अपना तैयारी पे चेक हो जाए। साथ ही साथ यदि आपको इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता था तो आपको एटलीस्ट उसका आइडिया हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की हमारी वीडियो इंडियन पॉलिटी पे। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एचपी एलाइड सर्विसेज की या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो एंड करते हैं आज की हमारी वीडियो को इस कोट के साथ कि सक्सेस इज़ टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस है स्टार्ट रहना बिफोर यू आर रेडी। जी हाँ, स्टार्ट करना बिफोर यू आर रेडी, ये जो है वो सक्सेस का मंत्र है। तो इसी मंत्र के साथ करते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी ओशन एकेडमी।